दुनिया के हर देश की सेना अपनी ताकत नापने और कमियां आंकने के लिए युद्ध अभ्यास करती है। जंग जैसा माहौल बनाकर अपने हथियारों को परखती है। यह चेक किया जाता है कि किसी खास इलाके और मौसम में अगर जंग हो तो वार और पलटवार कैसे किया जाएगा। युद्ध अभ्यास किसी भी देश की सेना के रूटीन का हिस्सा है। लेकिन चीन इन दिनों जितने बड़े पैमाने पर तिब्बत में बार बार युद्ध अभ्यास कर रहा है, उससे यह साफ है कि शी जिनपिंग के इरादे खतरनाक हैं। चीन का सरकारी मीडिया युद्ध अभ्यास के वीडियो जारी करके जो आग उगल रहा है, उसका मतलब यही है कि चीन के सिर पर जंग का भूत सवार हो चुका है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुख्य संपादक ने जंग की धमकी भी दे दी है। ब्रिटेन के अखबार डेली एक्सप्रेस ने भारतीय सेना को चीन की धमकी को गंभीर माना है और इसे तीसरे विश्व युद्ध की आहट तक बता दिया है। लद्दाख में एलएसी पर चीन की सेना के सैनिकों और हथियारों की तैनाती जितने बड़े पैमाने पर की जा रही है, वो खुली जंग की तैयारी है। खासकर तिब्बत इलाके में चीन की सेना तेजी से सड़क, बंकर और वायुसेना के लिए हवाई अड्डे बना रही है। खबर है कि तिब्बत में एलएसी तक चीन ऑप्टिकल फाइबर केबल भी बिछा रहा है ताकि उसकी सेना का संचार तंत्र मजबूत हो सके। चीन के खूनी मंसूबे इससे भी थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं। तिब्बत में चीन के सताए लोगों ने इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत नाम से आंदोलन छेड़ रखा है। उसी की वेबसाइट पर तिब्बत के अंदर चल रही चीन की तैयारियों का पूरा ब्यौरा दिया गया है। तिब्बत के लोगों ने ही बताया कि गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद चीन ने एलएसी पर अपनी सेना के साथ स्थानीय लड़ाकों की 5 यूनिट तैनात कर दी। चीन के स्थानीय लड़ाके पीपल्स लिबरेशन आर्मी की रिजर्व फोर्स का हिस्सा हैं, जिन्हें मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी दी जाती है। चीन अब तक लद्दाख में यह कहकर दादागिरी दिखा रहा था कि देखते हैं कि भारतीय सेना कितने दिन टिक पाएगी। उसे भ्रम था कि सर्दियां शुरू होते ही भारतीय सैनिकों को पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन वहां भारत की जोरदार तैयारी देखने के बाद चीन तिलमिला उठा। भारत की जमीन हड़पने का प्लान फेल होने से चिढ़ा चीन अब जंग के लिए मचल रहा है। उसे यह डर भी है कि कहीं सीधी लड़ाई में भी उसके सैनिकों को गलवान की तरह भारतीय सैनिक कुचल न डाले। यही वजह है कि वो युद्ध से पहले धुआंधार युद्ध अभ्यास में जुटा है। जंग जंग चीख रहा है चीन। खून खराबे पर आमादा हैं शी जिनपिंग। सीमा पर जमा रहे हैं हथियार। कहीं गोला बारूद की गूंज, कहीं जारी है हवाई धमाका। ये तस्वीरें एलएसी पर चीन की बौखलाहट का ताजा सबूत हैं। चीन भारत के शूरवीर जवानों से लगातार पिटने के बाद इस कदर पस्त हो चुका है कि उसने अब सीमा पर हवा में ही हथियार और गोला बारूद चलाना शुरू कर दिया है। चीन तिब्बत में भारत से लगने वाली सीमा पर इस कदर गोला बरसा रहा है कि हर ओर सिर्फ धमाकों की ही आवाज सुनाई दे रही है। चीन की तिलमिलाहट का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो दिन और रात की परवाह किए बिना लगातार धमाके कर रहा है। तिब्बत में भारत से लगने वाली सीमा पर चीन का यह शक्ति प्रदर्शन पिछले करीब 2 हफ्तों से जारी है। चीन की सेना कभी टैंक से गोले बरसा रही है तो कभी इस इलाके में रॉकेट से धमाके किए जा रहे हैं। हर रोज चीन की सेना की एक नई टुकड़ी यहां पहुंचती है और फिर धमाकों का नया सिलसिला शुरू हो जाता है। सीमा पर गोला बारूद बरसाने का यह काम सिर्फ चीन की थल सेना ही नहीं कर रही है, बल्कि इसमें चीन की वायुसेना और कुछ अर्धसैनिक बल भी शामिल किए गए हैं। चीन इन धमाकों के सहारे भारत को डराने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो इन गोला बारूद के इस्तेमाल से अपनी हारी हुई सेना का मनोबल बनाए रखना चाहता है।
हालांकि चीन ने इसको एक युद्धाभ्यास का नाम दिया है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये युद्धाभ्यास कहीं ना कहीं LAC पर जंग जैसे हालात को बनाए रखने के लिए ही किए जा रहे हैं। साथ ही वो इस पूरे मसले को भी डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सीमा पर अब तक जितनी भी रणनीति चीन ने अपनाई है सब विफल रही है। तिब्बत में चीन ने पिछले करीब 15 दिनों से जिस तरह से गोला बारूद की बारिश शुरू की है, उससे यह भी माना जा रहा है कि चीन भारत का ध्यान बांटने के लिए इस तरह का युद्धाभ्यास कर रहा है। लेकिन इसकी आड़ में कोई बड़ी साजिश रची जा रही है। चालाक चीन इस युद्धाभ्यास के नाम पर LAC पर न सिर्फ अपनी सेना का जमावड़ा बढ़ा रहा है, बल्कि सीमा पर हथियार और गोला बारूद भी तेजी से जमा किए जा रहा है। इससे यही जाहिर होता है कि चीन भारत के खिलाफ जंग की तैयारी को गुपचुप ढंग से अंजाम दे रहा है। क्योंकि तिब्बत में चीन जो युद्धाभ्यास कर रहा है, उसमें पहाड़ों पर जंग लड़ने के तौर तरीकों पर काम हो रहा है। इस युद्धाभ्यास में चीन की वायुसेना भी शामिल है। इतना ही नहीं, चीन की सेनाएं हमले के साथ साथ बचाव की भी ट्रेनिंग ले रही हैं। इसे इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस भी कहते हैं। इससे चीन यह दर्शाना चाहता है कि भारत किसी गलतफहमी में ना रहे कि चीनी सैनिक ऐसी ऊंची पहाड़ियों पर, ऐसी ऊंची चोटियों पर सर्दी के मौसम में लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। LAC पर चीन सिर्फ बेहद शातिर तरीके से अपनी सैन्य शक्ति ही नहीं बढ़ा रहा, बल्कि वो ऐसी बहुत सी साजिशों को अंजाम दे रहा है जिससे यही माना जाएगा कि चीन भारत के खिलाफ तेजी से सैन्य तैयारी कर रहा है और उसके इरादे नेक नहीं हैं, क्योंकि वो सीमा पर ऐसी बहुत सी हरकतों को अंजाम दे रहा है जिससे यह बात साबित होती है कि चीन पूरी तरह से जंग पर आमादा है और वो सर्दियां शुरू होते ही हमला भी बोल सकता है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन ने अब LAC पर अपना संचार तंत्र बेहद मजबूत बनाना शुरू कर दिया है। इसके लिए चीन की सेना LAC पर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा रही है और यह काम LAC पर बहुत से इलाकों में चीन अंजाम भी दे चुका है। ऑप्टिकल फाइबर केबल चीन के वेस्टर्न थिएटर कमांड से जोड़ी जा रही है। चीन का LAC जैसे दुर्गम इलाके में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाना यह साबित करता है कि चीन यहां खुद को मजबूत बनाने के साथ साथ वो अपने ठिकानों को और बढ़ाने की कोशिश में है। चीन ने जिन इलाकों में अब तक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाए हैं, वो वही जगह है जहां भारत और चीन के बीच सबसे ज्यादा विवाद है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन ने पेंगोंग झील के उत्तर इलाके में फाइबर केबल बिछाने का काम पूरा कर लिया है। इस तरह उसने पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे में भी फाइबर केबल का नेटवर्क तैयार कर लिया है। फाइबर केबल के इस नेटवर्क को तिब्बत में वेस्टर्न थिएटर कमांड के हेडक्वार्टर से जोड़ा गया है। ऑप्टिकल फाइबर केबल का लाइन कम्युनिकेशन ना सिर्फ सुरक्षित है, बल्कि उससे मल्टी मोड इस्तेमाल किया जा सकता है। चीन का फाइबर केबल बिछाना यह साबित करता है कि चीन आने वाले वक्त में LAC पर अपनी पकड़ और मजबूत करने के दूसरे तरीके भी अपना सकता है, क्योंकि फाइबर केबल की वजह से चीन के लिए इस इलाके में अपनी साजिशों को गुपचुप ढंग से अंजाम देना पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि LAC पर अब तक रेडियो कम्युनिकेशन का इस्तेमाल होता है। फाइबर केबल से बातचीत रेडियो कम्युनिकेशन के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित होती है। इस तरह फाइबर केबल का नेटवर्क लग जाने से चीन की सेना की बातचीत सुरक्षित हो जाएगी और वो बिना किसी रुकावट के बातचीत कर सकेगी, जबकि उसके मुकाबले भारतीय सेना का रेडियो कम्युनिकेशन असुरक्षित हो जाएगा और भारतीय सेना की बातचीत के इंटरसेप्ट होने का खतरा बढ़ जाएगा। फाइबर ऑप्टिकल केबल की मदद से चीन की सेना तस्वीरें और वीडियो तेजी से मुख्यालय भेज सकेंगी और फिर उन्हें अपने मुख्यालय से तेजी से कमांड मिल सकेगा। ऑप्टिकल फाइबर के जरिए न सिर्फ ट्रांसमिशन बेहतर होता है, बल्कि इसके जरिए गोपनीय सूचनाएं भी बेहतर ढंग से भेजी जा सकती हैं। वीडियोस भेजे जा सकते हैं, तस्वीरें भेजी जा सकती हैं और एनकोडेड मैसेज भी भेजा जा सकता है, जिसे इंटरसेप्ट करना मुमकिन नहीं होता। इसीलिए रेडियो कम्युनिकेशन से ये बेहतर है और PLA इसे एक एडवांटेज समझता है। लेकिन LAC के दुर्गम इलाकों में ऑप्टिकल फाइबर कितना कामयाब होगा, ये देखने वाली बात होगी।
चीन एलएसी पर गुपचुप तरीके से जंग की तैयारी में जुटा है। इसके कई और सबूत भी सामने आ रहे हैं। इसमें सबसे अहम है चीन का भारत में जासूसी नेटवर्क मजबूत करना। भारत के प्रधानमंत्री समेत 10,000 से ज्यादा लोगों की जासूसी के मामले में चीन की पोल पहले ही खुल चुकी है। अब यह भी सच सामने आ रहा है कि चीन अब भारत की अर्थव्यवस्था पर भी निगरानी कर रहा है। चीन के जासूसी कांड से जुड़े ताजा खुलासे के मुताबिक चीन भारत के पेमेंट ऐप पर नजर रख रहा है। इसके साथ ही भारत की स्टार्टअप कंपनियों पर भी चीन की नजर है। यही नहीं, चीन भारत के डिलीवरी ऐप की भी निगरानी में जुटा है और ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल हेल्थ केयर और ट्रैफिक ऐप की भी चीन जासूसी कर रहा है। चीन भारत में जिस तरह की जासूसी कर रहा है उससे साफ है कि वो भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना चाहता है। चीन ऐसी कंपनियों में भी निवेश कर सकता है जिससे उससे जब जरूरत हो तो उसे छोटी बड़ी जानकारियां मिल सकें और उसका इस्तेमाल वो भारत की अर्थव्यवस्था को गिराने में कर सके। सीधे तौर पर चीन सिर्फ एलएसी पर भारत के साथ जंग नहीं करना चाहता, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था से खौफ खाकर भारतीय अर्थव्यवस्था को खत्म करने का भी ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है। चीन एक तरफ तो भारत के खिलाफ जंग की हर मोर्चे पर तैयारी कर रहा है, तो दूसरी ओर दुनिया भर में भारत के खिलाफ माहौल बनाने में भी जुटा हुआ है। इसके लिए शी जिनपिंग के सफेद पोश जासूसों को एक अलग ही मिशन में लगाया गया है। इसका खुलासा तब हुआ जब यह सामने आया कि चीन ने अपने विदेश विभाग में बड़े पैमाने पर फेरबदल शुरू कर दिए हैं। चीन ने यूनाइटेड फ्रंट के लोगों को अब दूसरे देशों में राजदूत बनाकर भेजना शुरू कर दिया है। खासकर दक्षिण एशिया के देशों में यूनाइटेड फ्रंट के लोग भेजे जा रहे हैं। चीन में पाकिस्तान में अपना नया राजदूत यूनाइटेड फ्रंट से जुड़े शख्स को बनाया है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की शाखा यूनाइटेड फ्रंट के लोग सीधे शी जिनपिंग को रिपोर्ट करते हैं और यूनाइटेड फ्रंट को चीन में किसी भी मंत्रालय से ज्यादा ताकतवर माना जाता है। चीन एक साथ कई मोर्चों पर जिस तरह से तैयारी कर रहा है उससे साफ है कि वो खुद को जंग के लिए तैयार कर रहा है। चीन में जंग की तैयारी क्यों हो रही है, इसकी सबसे बड़ी वजह है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कमजोर होती कुर्सी, जिसे बचाने के लिए शी जिनपिंग किसी भी तरह से भारत के खिलाफ जंग छेड़ने पर आमादा है। चीन में शी जिनपिंग की तानाशाही का तंबू 3 बंबुओं पर टिका था। पहला, चीन को आर्थिक महाशक्ति बनाने का सपना। दूसरा, चीन का तथाकथित ऐतिहासिक नक्शा बहाल करना, यानी तिब्बत के आसपास भारत, नेपाल, भूटान की जमीन हड़पना। और तीसरा, पूरे चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों की बदौलत किसी भी बगावत को कुचल देना। शी की तानाशाही के तीनों बंबू अब हिल चुके हैं। चीन को आर्थिक महाशक्ति बनाने का सपना तो अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर शुरू होते ही टूटने लगा। कोरोना महामारी की वजह से चीन में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ी, तो ध्यान भटकाने के लिए शी जिनपिंग ने पड़ोसी देशों की जमीन पर नजर गड़ा दी। उन्हें लगा था कि राष्ट्रवाद की मशाल जलाकर वो असंतोष पर काबू पा लेंगे। चीन में राष्ट्रवाद का विस्तार करने के चक्कर में ही उन्होंने शिनजियांग में वीगर मुसलमानों और हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों पर जुल्म ढाए। इसी राष्ट्रवाद की कड़ी में उन्होंने उत्तरी चीन के इनर मंगोलिया के स्कूलों में चीन की मैंडरिन भाषा में ही पढ़ाई करने का फरमान जारी कर दिया। यह दांव भी चीन पर भारी पड़ गया। हांगकांग और शिनजियांग के मुद्दे पर चीन को अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया ने आर्थिक पाबंदियों के जाल में जकड़ लिया है। तो वहीं इनर मंगोलिया के लोग अपनी पहचान बचाने के लिए बागी हो चुके हैं। अब हाल यह है कि इनर मंगोलिया में विद्रोह की आग कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के कंट्रोल से बाहर हो चुकी है उनके कंट्रोल से। चीन की राजनीति पर नजर रखने वालों का दावा है कि शी जिनपिंग ने सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए 3 साल पहले एक चाल चली थी। उन्होंने आजीवन चीन का राष्ट्रपति बनने के प्रस्ताव पर मोहर लगवाई थी। साथ ही यह अधिकार भी हासिल कर लिया था कि वो कम्युनिस्ट पार्टी में जिसे चाहें उसे लंबे समय तक ऊंचे पद पर तैनात कर सकते हैं। शी जिनपिंग को मिले इस अधिकार के बाद चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के युवा नेताओं को अपना भविष्य अंधकार में दिखने लगा। खबर है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में शी जिनपिंग के विरोधी नेता ही उन्हें घेरने में जुट गए हैं। शी जिनपिंग पर यह आरोप लग रहा है कि उनकी नीतियों की वजह से दुनिया के ज्यादातर देश चीन को अपना दुश्मन मान चुके हैं। ऐसी ही नौबत
ऐसी ही नौबत 1961 में चीन के सबसे बड़े नेता माओ त्से-तुंग के सामने भी आई थी। माओ के उत्तराधिकारी और उस वक्त चीन के राष्ट्रपति ने भी माओ के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था। तब माओ ने भारत पर हमला करके माहौल बनाया कि चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है। अब शी जिनपिंग भी उसी रास्ते पर बढ़ते दिख रहे हैं। भारत के साथ जंग का माहौल बनाकर वो भी माओ की तरह अपनी कुर्सी बचाने की आखिरी कोशिश कर रहे हैं। भारत से भिड़कर मुसीबत में फंसे शी। शी जिनपिंग की साजिश नाकाम। एलएसी विवाद के बाद खतरे में शी का ताज। शी जिनपिंग 2 महीने के मेहमान। इस बार भारत से पंगा लेकर शी जिनपिंग ने खुद एक बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। लेकिन इस मुसीबत की वजह भी और कोई नहीं बल्कि वो खुद हैं। एलएसी पर भारत के हाथों मात खाने के बाद चीन की सीसीपी यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में शी जिनपिंग और उनकी नीतियों पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। आलम यह है कि गलवान में चीनी सेना की शिकस्त के बाद चीन की सेना, सीसीपी की पॉलिट ब्यूरो और शी जिनपिंग के बीच रस्साकसी शुरू हो गई है। शी के विरोधियों के मुताबिक शी जिनपिंग की जरूरत से ज्यादा आक्रामक नीतियों की वजह से चीन पूरी दुनिया में अकेला पड़ चुका है और इसका खमियाजा चीन की आवाम को उठाना पड़ रहा है। शी के विरोधियों के मुताबिक शी ने जानबूझकर भारत के साथ एलएसी पर विवाद शुरू किया। हांगकांग और ताइवान के एकीकरण पर जरूरत से ज्यादा आक्रामकता दिखाई। अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर, यान रेक्टिफिकेशन मूवमेंट के तहत अपने विरोधियों का सफाया। पूरे वर्ल्ड को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया। एक छोटी सी बात और छोटी सी गलती कर मिस एडवेंचर करके कि वो लद्दाख में एंटर कर गए। मुझे लगता है कि जैसा चाइनीज का एटीट्यूड है, ये शायद श्री जिनपिंग का टेन्योर का आखिरी समय आ गया होगा। अमेरिका की मशहूर न्यूज मैगजीन द वीक के मुताबिक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत में चीन की सेना की घुसपैठ की योजना को हरी झंडी देकर खुद अपने भविष्य को खतरे में डाल दिया है। द वीक के लिखे गॉर्डन जी चांग के एक लेख के मुताबिक भारतीय सेना ने एलएसी पर चीनी सेना को जोरदार शिकस्त दी है और अब जरूरत इस बात की है कि भारत चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अगले कदम पर नजर रखे, क्योंकि इस घटना से शी जिनपिंग की बौखलाहट बढ़ गई है। चीन की सेना की यह साजिश पूरी तरह से नाकाम रही और भारत ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है। चीन को भी भारत की ओर से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। गॉर्डन जी चांग के मुताबिक शी जिनपिंग ने ही भारत के खिलाफ साजिश की बुनियाद रखी थी, लेकिन चीनी सैनिक जिनपिंग के मंसूबों को कामयाब करने में नाकाम रहे। एलएसी पर चीनी सेना की नाकामी के दूरगामी परिणाम होंगे और शी जिनपिंग अब पीएलए में विरोधियों की जगह अपने वफादारों को अहम पद पर काबिज करेंगे। एलएसी पर नाकामी के चलते शी जिनपिंग भारत के खिलाफ एक और आक्रामक कदम उठाने के लिए उत्तेजित होंगे। मंगलवार को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद के मानसून सत्र के दौरान एलएसी विवाद पर बोलते हुए ये साफ कर दिया कि चीन के साथ एलएसी पर विवाद शांति वार्ता से ही सुलझाया जा सकता है। 15 जून और उसके बाद चीन की सेना ने जब भी भारत की सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश की तो भारतीय जवानों ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। और अगर चीन की सेना दोबारा ऐसा करने की गलती करती है तो भारत इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। 15 जून को चीन और भारत के जवानों के बीच गलवान घाटी में हुई झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे और चीन के 60 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। इसकी वायलेशन में चीन द्वारा एक वायलेंट फेस ऑफ की स्थिति 15 जून को गलवान में क्रिएट की गई।
हमारे बहादुर सिपाहियों ने, हमारे बहादुर सेना के जवानों ने अपनी जान का बलिदान दिया और साथ ही चीनी पक्ष को भी भारी क्षति पहुंचाई है अध्यक्ष महोदय, और अपनी सीमा की सुरक्षा में वह कामयाब रहे। भारत ने तो एलएसी विवाद पर अपना रुख साफ कर दिया, लेकिन गॉर्डन चांग का मानना है कि शी जिनपिंग माओ जैसा नेता बनने की महत्वाकांक्षा रखते हैं, लिहाजा वो चीन की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था पर ध्यान देने की बजाय दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका और एशिया में उसे टक्कर देने वाले देश भारत को चुनौती देने की रणनीति पर चल रहे हैं। गॉर्डन जी चांग के मुताबिक शी ने दिखाया है कि वो सेना और सैन्य उपकरणों पर बड़ी राशि खर्च कर सकते हैं। हालांकि चीनी राष्ट्रपति ने अभी तक अपनी सेना के साथ मिलकर लड़ाई नहीं लड़ी है। ऐसा लगता है कि जिनपिंग कुछ साबित करना चाहते हैं, लिहाजा वो भारत पर पहले हमले की एक और कोशिश कर सकते हैं ताकि वो अपने खोए हुए रुतबे को फिर से हासिल कर सकें। गॉर्डन चांग का यह शक सही साबित होता है क्योंकि 15 जून को मिली शिकस्त के बाद चीन ने एलएसी पर भारतीय सीमा पर 28-29 अगस्त को दोबारा घुसपैठ करने की कोशिश की थी और उसी का नतीजा यह हुआ कि एक बार फिर भारतीय सेना ने चीन को मुंहतोड़ जवाब देते हुए पेंगोंग झील के दक्षिणी इलाके में चुशुल सब सेक्टर की कई अहम पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। पेंगोंग का दक्षिणी इलाका चुशुल का सब सेक्टर है। यहाँ पर थांगकुंग हिल, ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, गुरंग हिल, मगर हिल है। इसके अलावा यहाँ रेजोंगला और रेकिनला है। इसी इलाके में स्पांगुर गैप और चुशुल घाटी है। इस इलाके की कई चोटियों पर भारतीय सेना तिरंगा फहरा चुकी है। बीते 15 दिन में भारत ने हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, गुरुंग हिल, मगर हिल, रेजोंगला और रेकिनला चोटियों पर तिरंगा फहरा दिया है। ये सारी चोटियां वो हैं जहां 1962 की भारत चीन लड़ाई में जोरदार जंग हुई थी। इन चोटियों के साथ साथ भारतीय सेना ने फिंगर 4 की चोटियों को भी अपने कब्जे में ले लिया है। चीन के सेना के लिए 50 साल बाद एलएसी के इस सेक्टर में यह सबसे बड़ी हार है, क्योंकि अब चीन की सेना के हर कैंप पर भारतीय सैनिकों की सीधी नजर है, जिससे चीन के तेवर ढीले पड़ गए हैं और वो बातचीत के लिए ज्यादा उत्सुक हो गया है। चीन की इस हार की कहानी को मंगलवार को भारतीय रक्षा मंत्री ने खुद सुनाया। मई महीने के मध्य में चाइना द्वारा वेस्टर्न सेक्टर में कई स्थानों पर एलएसी पर ट्रांसग्रेशन करने की कोशिश की गई। इसमें कोंगकाला, गोगरा एंड पेंगोंग लेक का नॉर्थ बैंक शामिल है। इन कोशिशों को हमारी सेनाओं ने समय पर देख लिया तथा उसके लिए आवश्यक जवाबी कार्रवाई भी की है। हमारे बहादुर सिपाहियों ने, हमारे बहादुर सेना के जवानों ने अपनी जान का बलिदान दिया और साथ ही चीनी पक्ष को भी भारी क्षति पहुंचाई है अध्यक्ष महोदय, और अपनी सीमा की सुरक्षा में वह कामयाब रहे। इस पूरी अवधि के दौरान हमारे बहादुर जवानों ने जहां संयम की जरूरत थी वहां संयम रखा तथा जहां शौर्य की जरूरत थी वहां शौर्य प्रदर्शित किया है। जानकारों का मानना है कि आज की तारीख में चीन भारत के साथ सीधी जंग की गलती नहीं करेगा और अगर उसने ऐसा किया तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। भारत के हाथों मिली शिकस्त ही शी की मुसीबतों का बायस नहीं है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक शी जिनपिंग यान रेक्टिफिकेशन मूवमेंट के तहत अपने विरोधियों का सफाया कर रहे हैं। दरअसल भ्रष्टाचार विरोधी कैंपेन के नाम पर कई ऐसे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जिनसे जिनपिंग को खतरा महसूस हो रहा है और शी जिनपिंग की साजिश में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के प्रभावशाली सदस्य और सरकारी अधिकारी शामिल हैं। चीन में यान रेक्टिफिकेशन मूवमेंट 1942 से 1945 तक चला था। चीन में यह पहला वैचारिक आंदोलन माना जाता है। इसमें लोगों पर माओ जेदांग की विचारधारा थोपी गई और शी जिनपिंग भी माओ जैसा नेता बनना चाहते हैं। लिहाजा एक बार फिर यान रेक्टिफिकेशन मूवमेंट की शुरुआत की गई। शी जिनपिंग के विरोधियों के मुताबिक शी ने हांगकांग और ताइवान के एकीकरण के मुद्दे पर जरूरत से ज्यादा आक्रामकता दिखाई है, जिसकी वजह से उन्हें दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों का विरोध झेलना पड़ा। आज आलम यह है कि हांगकांग और ताइवान के एकीकरण के मुद्दे पर दुनिया का एक भी देश चीन के साथ खड़ा दिखाई नहीं देता। शी जिनपिंग के विरोधियों का यह भी कहना है कि अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर में फंसकर चीन ने अपना नुकसान किया है
और आज की तारीख में चीन की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था के लिए भी शी जिनपिंग ही जिम्मेदार हैं। चीन के अंदरूनी हालात देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि चीन में कुछ भी ठीक नहीं है और शी जिनपिंग की जिद की वजह से उनके खिलाफ बगावत की जमीन तैयार हो चुकी है। और कोई बड़ी बात नहीं कि शी जिनपिंग को जबरन उनके पद से हटा दिया जाए। इस साल मई के पहले हफ्ते में जब लद्दाख में चीन की सेना ने घुसपैठ करने की कोशिश की, तब से भारत ने बार बार चीन को एक ही बात समझाई कि वो अपनी सेना को पीछे ले जाए, वहीं लौट जाए जहां मार्च तक चीन के सैनिक तैनात थे। एलएसी पर तैनात सेना के अफसरों ने चीन को यही कहा। गलवान घाटी में हिंसक झड़प में चीन के सैनिकों को मारपीट कर भगाने के बाद भी भारत ने यही समझाया कि चीन पीछे हट जाए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फोन करके समझाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री को आमने सामने की बात में यही कहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री को यहां तक समझाया कि चीन पीछे हटेगा तभी दोनों देशों के बीच रिश्तों की गाड़ी पटरी पर आएगी और आगे बढ़ेगी। इतना समझाने के बाद भी चीन जंग की धमकी दे रहा है। उसकी हरकतों से महाभारत का एक प्रसंग याद आ रहा है। कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध टालने के लिए आखिरी प्रस्ताव लेकर श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे थे। पांडवों के शांति प्रस्ताव को दुर्योधन ने उनकी कमजोरी समझा और युद्ध की धमकी दी। इस पर श्री कृष्ण ने दुर्योधन को जो चेतावनी दी थी, उसी पर रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था कि हिच वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। दुर्योधन की तरह चीन ने भी भारत से मैत्री का मूल्य नहीं पहचाना। दुर्योधन की तरह चीन भी इसी घमंड में चूर है कि लद्दाख के बर्फीले पहाड़ों पर भारत की सेना लंबे समय तक तैनाती और युद्ध के लिए तैयार नहीं है। चीन की सरकारी मीडिया कई बार याद दिला चुकी है कि एलएसी पर भारतीय सेना के पास ठंड से बचाने के लिए जरूरी साजो सामान नहीं। इतनी ऊंचाई पर सेना की तैनाती में खर्च भी बहुत आता है। चीन की याददाश्त कमजोर हो गई। उसे याद नहीं है उसे कि लद्दाख के पश्चिमी छोर पर सियाचिन है, जहां 1984 से ही भारतीय सेना के जवान 24 घंटे तैनात हैं। सियाचिन में पाकिस्तान की साजिश का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना अपने जवानों पर रोज करीब 5 करोड़ रुपए खर्च करती है। यह भारत के चट्टानी इरादों की मिसाल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद को भी बता दिया कि लद्दाख में एलएसी पर जितने भी जवान तैनात हैं उनके लिए हथियार, गोला बारूद, कपड़ा, राशन, हर सुविधा भरपूर मात्रा में मुहैया करा दी गई है। अब सोचना तो चीन को है कि वो हिमालय की चोटियों पर भारतीय सेना का सामना कैसे करेगा। चीन की सेना ने पिछले 3 दशक में कोई जंग नहीं लड़ी, जबकि भारतीय सेना के पास ऐसे माहौल में दुश्मनों को हराने का तजुर्बा भी है, ताकत भी है और आधुनिक तकनीक वाले हथियार और साजो सामान की भी कोई कमी नहीं। अगर जंग पर आमादा है चीन, तो जवाब देने के लिए तैयार है भारत। इस वक्त हम लोग एक ऐसे फॉरवर्ड एयरबेस पे है जहां पे आप देख सकते हैं कि सामने एक एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोब मास्टर जो है वो अभी लैंड कर रहा है। चीन गुपचुप ढंग से कर रहा है जंग की तैयारी। भारत खुलेआम चीन को जवाब देने को तैयार। ये है वो चिनूक हेलीकॉप्टर। खास बात इसकी ये है कि ये कितनी भी ऊंचाई वाले इलाकों में आसानी से जो है बहुत ज्यादा सामान जो है वो लेके जा सकता है। एलएसी पर चीन गोला बारूद बरसाकर भारत को अपने शक्ति प्रदर्शन से डराने का ख्वाब देख रहा था, लेकिन भारत ने उसे अब ऐसा जवाब दिया है जिससे उसके सभी मंसूबों पर पानी फिर गया है। चीन एलएसी पर गुपचुप ढंग से सैन्य तैयारी में जुटा था,
तो भारत ने उसे जवाब देने के लिए अपने जाबाज जवानों के साथ साथ सैन्य साजो सामान की पूरी खेप सीमा पर पहुंचा दी है। इस वक्त हम लोग एक ऐसे फॉरवर्ड एयरबेस पे है जहां पे आप देख सकते हैं कि सामने एक एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोब मास्टर जो है वो अभी लैंड कर रहा है। ये यहाँ जो है साजो सामान लेके आ रहा है, विंटर स्टॉकिंग के लिए ये लोग यहाँ पे लेके आए हैं ताकि यहाँ से इन सामान को आगे फॉरवर्ड एरिया में भेजा जा सके। और लगातार इस तरीके की सॉर्टीज जो है हो रही है। चीन की तैयारियों से जाहिर है कि वो सर्दियों के मौसम का फायदा उठाकर कोई बड़ी साजिश अंजाम दे सकता है। ऐसे में भारत उसे कोई मौका नहीं देना चाहता है, इसलिए भारत ने सीमा पर सर्दियों के मौसम पर सैनिकों की जरूरत का हर सामान पहुंचा दिया है। ये सैनिक और सभी साजो सामान भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोब मास्टर से लेह पहुंचाए जा रहे हैं। ऐसी ही एक खेप जब सीमा पर पहुंची तो न्यूज 18 भी मौके पर मौजूद था। ट्रूप मूवमेंट के साथ साथ बहुत सारा ऐसा सामान जिसको कि अभी फिलहाल उतारा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो सामान इस एयरक्राफ्ट में उतर कर आया है उसमें ये पानी की बोतल आप देख सकते हैं ताकि ये सप्लाई जो है आगे की जा सके, क्योंकि ठंडे इलाके में पीने के पानी की सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ऐसे में इस वक्त जो है वो सारी ज़रूरत का सामान जो है इकट्ठा किया जा रहा है, जो कि सीमा पर तैनात भारतीय जवानों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिनमें पानी भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। C-17 ग्लोब मास्टर से लेह तक पहुंचाया गया सैन्य साजो सामान अब फॉरवर्ड बेस तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए दुर्गम इलाकों के सबसे माहिर हेलीकॉप्टर चिनूक का सहारा लिया जा रहा है। चिनूक सामानों की खेप लेकर LAC के उन इलाकों में पहुंच रहा है जहां हमारे सैनिक सरहदों के पहरे में जुटे हुए हैं। हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में गेम चेंजर के तौर पर जिस हेलीकॉप्टर को देखा जा रहा है ये है वो चिनूक हेलीकॉप्टर। खास बात इसकी ये है कि ये कितनी भी ऊंचाई वाले इलाकों में आसानी से जो है बहुत ज़्यादा सामान जो है वो लेके जा सकता है। ख़ास बात यह है कि इस हेलीकॉप्टर के ज़रिए आर्टिलरी गन्स तक जो है उनको हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में भेजा जा सकता है, ख़ास तौर पे कि ऊंची पहाड़ियों में। अभी आप देख सकते हैं कि जो IL-76 C-17 ग्लोब मास्टर से जितना भी सामान उतारा गया था उसको जो है अब यहाँ से जो है चिनूक हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो है बाकी उन सारे इलाकों में पहुँचाया जाएगा जहाँ पर सड़क के ज़रिए जाना बहुत मुश्किल है। LAC पर भारतीय सेना अगर सरहदों की निगरानी करती है तो उसकी हर जरूरत का ख्याल भारतीय वायुसेना रखती है, जो हर वक्त LAC पर तैनात जवानों की जरूरत भी पूरा करती है और साथ ही मुश्किल वक्त में उन्हें हर तरह की मदद भी पहुंचाती है। The C-17 heavy lift strategic aircraft and the Chinook helicopters that you have seen this morning are a symbol of jointmanship between the services. These assets have been extensively utilized for movement of heavy military equipment and logistics load across the length and breadth of our country. LAC के इलाकों में सर्दियां आते ही तापमान 0 से -50 डिग्री तक चला जाता है। ऐसी हालत में यहां सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमारे जवानों को इस मौसम के साथ साथ दुश्मन से लड़ना भी होता है और वो इस काम को बखूबी अंजाम भी देते हैं। लेकिन मौसम से उनकी लड़ाई को आसान बनाने के लिए सैनिकों को खास तरह से बनाए हुए ड्रेस और बहुत से उपकरण दिए जाते हैं। C-17 ग्लोब मास्टर ऐसे सैनिकों की जरूरतों के सामान के साथ LAC पर लगातार पहुंच रहा है। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है ऊंचे इलाकों में जहां पे भारतीय सेना तैनात है वहां पे ठंड से बचने के लिए पूरे बंदोबस्त किए गए हैं। चूंकि ऊंचे इलाकों में लेयर्स में कपड़े पहनने होते हैं तो उसी हिसाब से आप देखिए फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर के बाद ये सेकंड लेयर है। चूंकि कलर भी इसका इसीलिए दिया गया है कि अगर सेना के जवानों को किसी ऐसी जगह पे तैनाती की गई है जहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ पौधे हैं तो ये कैमोफ्लेज का भी काम करता है। तो वहीं दूसरी तरफ ये जो आप देख सकते हैं कि कभी भी ऐसे बर्फीले इलाकों में जो है जब जाना होता है तब इस तरीके के ये लेयर थर्ड है इसको पहना जाता है। टोपियाँ भी हैं यहाँ पे और इसकी पूरी कीमत अगर हम लोग बात करें यहाँ ट्राउज़र्स हैं और यहाँ शूज़ हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि बर्फ़ वाले इलाकों में इन जूतों के बिना चलना जो है बहुत मुश्किल होता है और इसीलिए जो है विशेष तौर पर ये जूते हैं। और आप देख सकते हैं कि ग्लव्स, क्योंकि ऊंचे इलाके में जब भी बहुत स्नो होती है और स्नो होने के बाद जब रिफ्लेक्शन आता है स्नो का तो इन ही गॉगल्स की ज़रूरत होती है, नहीं तो आंखें ख़राब हो सकती है।
-50 डिग्री के तापमान में हमारे जवान कैसे रहेंगे और वो सीमा पर आए दिन आने वाले बर्फीले तूफानों का कैसे मुकाबला करेंगे, इसके लिए भी विशेष इंतजाम किया गया है। सरकार ने एलएसी पर तैनात जवानों के लिए खास तरह के टेंट भेजे हैं, जिसमें सैनिक कड़ाके की ठंड में खुद को गर्म रख सकते हैं और दुश्मन का मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार रह सकते हैं। भारत सरकार ने एलएसी पर तैनात जवानों के लिए विशेष तौर पर व्यवस्था की है, चाहे वो कपड़ों की हो, चाहे वो टेंट की हो। इस वक्त हम लोग जिस टेंट के अंदर मौजूद है, ये हाई ऑल्टीट्यूड टेंट है। खास बात इसकी ये है कि बाहर से ये पूरी तरीके से वाटरप्रूफ है, यानी कि अगर बर्फ पड़ती है या बारिश होती है तो इसके अंदर बारिश नहीं जाएगी। और दूसरा, अंदर की तरफ से आप ये देख सकते हैं कि ये दूसरा लेयर है जो कि गर्मी जो है, अंदर जो गर्मी है उसको जो है बाहर नहीं जाने देगा। इस टेंट को गर्म रखने के लिए इसमें विशेष हीटर लगाए गए हैं। साथ ही टेंट में कई ऐसे उपकरण लगे हैं ताकि बाहर के तापमान का असर अंदर कम से कम हो। एलएसी पर इस तरह सैनिकों के लिए अब तक इतना सामान जमा किया जा चुका है कि अगर अगले 1 साल तक किसी भी वजह से कोई सप्लाई नहीं हो पाती है तो भी यहाँ मौजूद सैनिक आसानी से चीन का जवाब दे सकते हैं। लद्दाख जैसी जगह में ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स फायर एंड फ्यूरी कोर के लिए बहुत मायना रखता है और पिछले 20 साल में हम इसको मास्टर कर चुके हैं। चीन ने 1962 में सर्दियों का फायदा उठाकर ही भारत पर हमला बोला था, लेकिन अब भारत ने सर्दियां आने से पहले ही इतनी तैयारी कर ली है कि चीन भारत पर हमला करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। और अगर वो कोई गलती करता है तो उसे वही सबक मिलेगा जो गलवान और पैंगोंग में हमारे सैनिकों ने उसे सिखाया था। भारत के साथ चीन की दुश्मनी तिब्बत की वजह से शुरू हुई थी। अब उसी तिब्बत को चीन पर सबसे बड़ा हमला करने का कूटनीतिक हथियार बनाया जा सकता है। ऐसी खबरें कि रणनीति और कूटनीति के गलियारों से मिल रही हैं। भारत में शरण लिए तिब्बत के लोग भी चाहते हैं कि भारत के लिए यही सही समय है कि वो तिब्बत के मुद्दे पर चीन की नकेल कस दे। दरअसल भारत की सीमा चीन से नहीं बल्कि तिब्बत से जुड़ी। इसीलिए 1962 की जंग में जब सीमा की सुरक्षा के लिए नया अर्धसैनिक बल बनाया गया तो उसका नाम भी ITBP यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस ही रखा गया। यह ऐतिहासिक सच्चाई है कि भारत के जितने भी सीमा समझौते हुए थे वो आजाद तिब्बत के साथ ही हुए थे। एशिया टाइम्स ने जून में एक रिपोर्ट में बताया था कि 1684 में लद्दाख और तिब्बत की सरकारों के बीच सीमा समझौता हुआ था। लद्दाख में महाराजा गुलाब सिंह की सत्ता आने के बाद भी वो समझौता कायम रहा। 1913-1914 में शिमला में भारत की ब्रिटिश सरकार, तिब्बत और चीन के बीच बैठक हुई। उसमें भी भारत तिब्बत सीमा संधि थी जिसका आधार मैकमेहन लाइन बनी। हालांकि उस पर सहमति नहीं बनी और सीमा विवाद सुलझ नहीं पाया था। 1949 में चीन में कम्युनिस्ट शासन आने के बाद भी तिब्बत आजाद था, जिस पर कब्जे के लिए माओ त्से तुंग ने लिबरेशन प्लान बनाया और दावा कर दिया कि तिब्बत हमेशा से चीन का हिस्सा रहा। तिब्बत पर चीन के अवैध कब्जे के बाद 1954 में भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा माना, क्योंकि तब चीन ने तिब्बत की स्वायत्तता का पाखंड किया और दलाई लामा उस झांसे में आ गए थे। बाद में दलाई लामा को भी तिब्बत से भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी। बीते 61 साल से भारत यही उम्मीद करता रहा कि तिब्बत को अलग रखकर वो चीन को सीमा विवाद सुलझाने के लिए मना लेगा। जून 2003 में भारत के तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन दौरे पर साझा घोषणा पत्र में तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया और वादा किया कि भारत कभी भी तिब्बती शरणार्थियों को चीन विरोधी राजनीतिक गतिविधियों की इजाजत नहीं देगा। यह चीन से दुश्मनी खत्म करने की बहुत बड़ी पहल थी जिसकी कीमत चीन ने नहीं समझी। रणनीति के जानकार मानते हैं कि चीन की सबसे कमजोर नस है वन चाइना पॉलिसी, जिसके तहत वो तिब्बत और ताइवान को अपना हिस्सा बताता है। अब वक्त आ गया है जब भारत को ऐलान कर देना चाहिए कि वो तिब्बत और ताइवान को अलग देश मानता है, चीन का हिस्सा नहीं।
चीन का स्टैंड क्या है, ये बात पूरी दुनिया जानती है। अभी हाल ही में तिब्बत में चीन की साजिश बेनकाब हुई थी। दरअसल चीन ने तिब्बत को लेकर एक नया प्लान बनाया है। अपने इस प्लान के तहत चीन पूरी तरह से तिब्बत पर कब्जा कर लेना चाहता है। शी जिनपिंग ने तिब्बत को लेकर जो साजिश रची है, उसके तहत चीन दुनिया के नक्शे से तिब्बत का नाम पूरी तरह से मिटा देने पर तुला हुआ है। अगर शी जिनपिंग की यह साजिश कामयाब हो गई तो इसका सीधा सा मतलब यह निकलता है कि तिब्बत की अपनी पहचान मिट जाएगी और वहां पर चीन का फरमान चलेगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के फरमान के बाद चीन अब तिब्बत के सामाजिक और धार्मिक ताने बाने को पूरी तरह से तोड़ने में जुट गया है और तिब्बत को नया समाजवादी तिब्बत बनाने पर तुला हुआ है। लेकिन जानकारों का मानना है कि भारत और चीन के बीच लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर चल रहे तनाव के बीच भारत तिब्बत में चीन की साजिश को बेनकाब कर सकता है। इसके लिए उनका मानना है कि भारत को चीन के खिलाफ कुछ कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। मसलन भारत को तिब्बत और ताइवान को आजाद मुल्क की मान्यता दे देनी चाहिए। इसके अलावा भारत में तिब्बत की गवर्नमेंट इन एग्जाइल को मान्यता दे देनी चाहिए। भारत को तिब्बत के युवाओं की एक वॉलंटियर फोर्स बनानी चाहिए। तिब्बत में चीन के जुल्म सितम को नए सिरे से दुनिया के सामने लाना चाहिए। तिब्बत में मानवाधिकार उल्लंघन को भी दुनिया के सामने लाना चाहिए। चीन की तिब्बत की धार्मिक संस्कृति को खत्म करने की साजिश को बेनकाब करना चाहिए। देखो, भारत सरकार और जनता ने जितना हमारे लिए किया वो किसी देश और जनता ने नहीं किया है। तो अभी भी वो पॉलिटिकली कर सकते हैं, क्योंकि अब चीन सरकार तो भारत के बारे में अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म में भी इश्यू उठा रहा है। इसलिए भारत को भी अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म यूनाइटेड नेशंस हो या ह्यूमन राइट्स काउंसिल हो, उस पे तिब्बत के बारे में उठाना चाहिए। 15 जून को गलवान घाटी की झड़प के बाद चीन ने 28-29 अगस्त की रात को पेंगोंग में भी घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना ने उसकी ये चाल नाकाम कर दी थी और वहां की कई अहम पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था। लेकिन इस दौरान SFF यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के तिब्बती मूल के जवान नाइमा तेंजिंग शहीद हो गए थे। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का गठन 14 नवंबर 1962 में किया गया था और इसमें ज्यादातर जवान तिब्बत मूल के हैं। SFF के लिए काम कर चुके जवानों का भी मानना है कि चीन को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। रही बात चाइना की, अगर चाइना की जो भी नीति है वो कुछ नहीं चलने वाला है। भारत के लिए हम लोग सब तैयार है। हम तो क्या एक्स आर्मी है, हमारे यहाँ जितने भी जो तिब्बती जो युवा है वो भी हमेशा तैयार रहते हैं, मतलब तैयार है। हमें पता है कि हम अपनी कम्युनिटी में हम बैठते हैं, हमारी बच्चों में चाइना के खिलाफ और जिस देश के खिलाफ कोई भी बात हो तो सबसे पहले उठेगा, साफ बात करता है। SFF के सैकड़ों जवान धर्मशाला में बनाए गए मैक्लॉयडगंज शरणार्थी कैंप में भी रहते हैं। धर्मशाला में फिलहाल इनकी संख्या 400 के करीब है। SFF से रिटायर्ड सैनिक दौरजे बताते हैं कि उन्होंने साल 1972 में चीन के साथ जंग लड़ी थी और अगर मौका मिला तो फिर मोर्चे पे जाकर डटकर चीन का सामना कर सकते हैं। हम अभी भी हम तैयार है। क्या बात है? जब मर्जी बुलाएगा हम रेडी है, क्योंकि एक दो कम 300-400 आदमी हम संभल सकते हैं, क्योंकि रेगरू जो नया रेगरू जिसको मालूम नहीं है हम कंट्रोल कर सकते हैं। जानकारों का मानना है कि चीन जिस तरह शिनजियांग में वीगर मुस्लिम समुदाय के मुद्दे पर घिरा हुआ है, भारत भी उसे उसी तरह तिब्बत के मुद्दे पर घेर सकता है। LAC पर मिली शिकस्त के बाद शी जिनपिंग बौखलाए हुए हैं और अपनी बौखलाहट में वो गलती पर गलती किए जा रहे हैं। लिहाजा भारत को मजबूती से तिब्बत में चीन की साजिश को बेनकाब करना चाहिए।